हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रो क्लासेस। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन एडवांस्ड मैथमेटिक्स जियोमेट्री। ठीक है दोस्तों। इससे पहले मैंने और भी बहुत सारे चैप्टर कवर कर दिया है, जैसे नंबर सिस्टम होते हैं, परसेंटेज हो गया, अरिथमेटिक में आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, SI CI, ये सारे चैप्टर मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका भी आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जिसे मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे चैनल पे आइएगा तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों, ये मैथ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, सारे वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और ये ज्योमेट्री जो है आपका थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो अभी मुझे खुद पता नहीं है कि अब कितने पार्ट में मैं इसको कवर कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन हाँ, जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी हैं, उन सबको मैं कवर करूंगा, एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों, और साथ साथ जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस में पूछे गए उन सबको देखूंगा। ठीक है, जैसे आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा भी होगा तो आपको पता होगा मेरा पढ़ने का वे कैसा होता है। दोस्तों इससे पहले मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था आपको, वैसे ही इस चैप्टर को भी हम लोग कवर करेंगे, ऑल कॉन्सेप्ट विद 150 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। ठीक है दोस्तों, और ये सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको SSC CGL मेंस के मिलेंगे, या CPU के मिलेंगे, या फिर रेलवे NTPC के मिलेंगे, या फिर अदर एग्जाम के आपके ये क्वेश्चन पूछेंगे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो पढ़ लेंगे वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल पढ़ लेंगे, फिर हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पॉलीगन पढ़ेंगे, एंड देन लास्ट में हम लोग सर्कल पढ़ लेंगे। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा पढ़ने का। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका इसमें से ट्रायंगल। ठीक है, बट इससे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, जो बेसिक्स कंसेप्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग समझ लेते हैं बेसिक्स में। जैसे आप ये लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, इन सब चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक जो है ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों, तो अगर आप बिगिनर्स हैं दोस्तों, अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं, तो साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें सारे थ्योरी भी आपको कवर करूंगा। ठीक है, क्वेश्चंस के साथ साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पॉइंट। पॉइंट क्या होता है इसको समझ लेते हैं, यानी बिंदु। देखिए बिंदु क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, और ना ही मोटाई हो। ठीक है, यानी जीरो डायमेंशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट बोलेंगे, यानी बिंदु बोलेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ गए, जीरो डायमेंशन बोलते हैं पॉइंट को। ठीक है, जैसे यहाँ पे जीरो, इसका क्या है, ये जीरो डायमेंशन है। ठीक है, अच्छा वन डायमेंशन क्या होगा, जैसे कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, वन डायमेंशन है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, लेंथ है। ठीक है, इसके पास क्या है, लेंथ है, लंबाई है, और यहाँ पे क्या है, लंबाई भी नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है, ना मोटाई है, तो इसलिए इसको जीरो डायमेंशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके पास क्या है, लंबाई है, तो ये वन डायमेंशन में हो जाएगा। ठीक है, टू डायमेंशन में क्या हो जाएगा, टू डायमेंशन में कोई एक एरिया हो गया, जैसे कोई प्लेन सीट हो गया, चादर हो गया, तो अब इसके पास क्या है, देखिए लंबाई भी है, ये लंबाई भी है, और ये चौड़ाई भी है, तो ये क्या हो गया, टू डायमेंशन में हो गया। ठीक है, 2D हो गया। ठीक है, 3D क्या हो जाएगा, 3D जैसे आपका ये एक क्यूब टाइप का हो, समझ लीजिए जैसे कोई क्यूब होता है। ठीक है, ये क्यूब हो गया, तो अभी क्या 3D में आएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और मोटाई भी है। ठीक है, तो ये समझ गए, तो पॉइंट क्या हो गया आपका, जीरो डायमेंशन में होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजारी जा सकती है। जैसे यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, अब इससे क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या कर सकते हैं, गुजारे जा सकते हैं एक पॉइंट से। ठीक है, जितने चाहे उतने लाइन यहाँ से गुजारे जा सकते हैं, यही पॉइंट बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको हटा लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दो विभिन्न बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दो विभिन्न दो बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। ठीक है, अब इन दोनों से होकर केवल कितने वन रेखा गुजारी जा सकती है, सॉरी स्ट्रेट लाइन एक ले लेते हैं, तो यहां से होकर दोस्तों केवल एक ही लाइन क्या कर सकती है, गुजारी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट बोल रहा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, दो रेखाओं का उभयनिष्ठ पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसका हिंदी भी चलो मैं लिख ही देता हूं, इसका हिंदी भी, पहले इसको एडिट कर लेते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बोल रहा है दिस इज द कॉमन पॉइंट ऑफ टू लाइन। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई
दो लाइन है, यहाँ पे स्केच ले लेते हैं। तो ये दो लाइन है, ठीक है, और इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या हुआ, ये बिंदु हुआ, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, अंतः बिंदु क्या होता है, ठीक है। जैसे कोई लाइन सपोज ए और बी, ए बी क्या है, कोई लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पे कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, अंतः बिंदु बोलेंगे, यानी इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई लाइन है और एक अलग से यहाँ पे कोई बिंदु है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया दोस्तों, ये सब आपको पहले से पता है, तो इसमें मैं समय नहीं लूंगा, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, संरेख यानी कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है तीन या अधिक बिंदु संरेख कहलाती हैं यदि वे एक ही रेखा पर हो। जैसे यहाँ पे सपोज समझ लीजिए कि यहाँ पे तीन बिंदु हैं, अब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा से होके गुजरे, तो इसको क्या बोलेंगे, इन तीनों पॉइंट को क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु बोलेंगे, यानी कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट यानी असंरेख बिंदु जो एक रेखा पर स्थित न हो, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। यानी तीन पॉइंट अलग अलग है, अब इन तीनों को मिलाएंगे तो एक रेखा नहीं होगा, एक से ज्यादा रेखा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यानी एक रेखा से होकर ये तीनों पॉइंट नहीं गुजर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन कोलिनियर हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं लाइन क्या होता है, यानी रेखा क्या होता है, ठीक है। तो बोल रहा है ऐसी सरल रेखा जो दोनों तरफ अनंत दूरी तक बढ़ी हुई यानी बढ़ाया जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे एक लाइन है ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसको दोनों साइड बढ़ाया जा सकता है अनंत दूरी तक, ठीक है। यानी एरो का जो है साइन लगा हुआ, इसका मतलब क्या है, इसको आगे इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है, इस साइड भी जो है इसको आगे इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ए बी बोलेंगे, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख सकते हैं लाइन ए बी, या फिर ए बी लिख के ऊपर जो है आप एरो दे सकते हैं, यहाँ पे एरो दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड एरो दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाइन ए बी हो गया, ठीक है। अब किरण क्या होती है, तो किरण में क्या होता है, एक ही साइड इसको अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, यानी देयर इज वन एंड पॉइंट, जिसका क्या हो, एक एंड पॉइंट हो। अभी लाइन में क्या था, एक भी एंड पॉइंट नहीं था, ठीक है। इसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता था। और लाइन में, किरण में क्या हो जाएगा, जिसका एक एंड पॉइंट हो, जैसे यहाँ पे फिगर के थ्रू ये इसको क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा, एक रे हो जाएगा। अब इसका क्या है, एक एंड पॉइंट है और इसको इस साइड जो है राइट साइड इनफाइनाइट दूरी तक बढ़ाया जा सकता है, ये हो गया रे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड क्या होता है, ठीक है। तो रेखा जो है ना, उसी में से एक टुकड़ा यानी उसका खंड निकाल लेते हैं, उसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, अब इसका क्या है, दोनों तरफ क्या होगा, एंड पॉइंट होगा, ठीक है। उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, पहले यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, ठीक है। और इसका ए बी यहाँ से कट करके निकाल लेते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है, पूरा लाइन है, ठीक है। और यहाँ से एक कट करके यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब इसका क्या है, दोनों तरफ एंड पॉइंट है, ठीक है। इसको इधर दोनों साइड आगे नहीं बढ़ा सकते हैं अब, ठीक है। ये समझ गए, आगे बढ़ते हैं। पैरेलल लाइन क्या होता है, समांतर रेखा क्या होती है, ठीक है। अब ये दोनों रेखा क्या हो गई, ए बी लाइन और पी क्यू लाइन जो है, दोनों रेखा क्या है, समांतर है एक दूसरे के, ठीक है। तो इसको बोलेंगे पैरेलल लाइन। और यहाँ पे ऑब्लिक यानी तिरछी रेखा क्या होती है, अब ये इसी को अगर कोई एक तिरछी रेखा, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना, कट कर दे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्लिक रेखा बोलेंगे, ठीक है। यानी तिरछी रेखा, एम एन दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो दोनों पैरेलल लाइन था ए बी और पी क्यू, इसको कैसे डिनोट करेंगे, शॉर्ट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ए बी पैरेलल पी क्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नाउ अब हम लोग आते हैं एंगल पे, यानी कोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए कोण बोल रहा है, यदि दो रेखा खंडों या थोड़ी यहाँ में मिसप्रिंट हो गया है, किरणों का एक ही अंत बिंदु हो, इससे बनी आकृति को कोण कहते हैं, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है, जैसे यहाँ पे फिगर से समझते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, दो रेखाखंड या किरण बना लेते हैं, ठीक है। किरण क्या होता है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। अब इन दोनों किरणों का एंड पॉइंट जो है क्या एक ही है, यहाँ पे क्या बोला, दोनों किरणों का अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट क्या हो, एक ही हो, तो इससे जो बनी जो आकृति है उसको क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आप देख लेते हैं टाइप ऑफ एंगल। तो टाइप ऑफ एंगल कितने टाइप के होते हैं, तो इसको पहले देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण होता है, एक राइट एंगल समकोण होता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण होता है, एक स्ट्रेट एंगल जिसे सरल कोण या रिजु कोण भी बोलते हैं, और पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण,
और छठा है कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक करके इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, तो आपको पता ही है ये स्ट्रेट, ये जैसे यहाँ पे बना हुआ है क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो इससे कम है, ये डॉट 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 वाला जो लाइन देख रहा है 90 डिग्री है, तो इससे क्या है ये कम है, तो इसको क्या बोलेंगे न्यून कोण बोलेंगे। ठीक है, यानी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा वहां पे नेक्स्ट देख लेते हैं राइट एंगल यानी समकोण। तो समकोण क्या होता है, वह कोण जिसका माप क्या हो 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे मैंने बना दिया है 90 डिग्री। ठीक है, ये तो इजी आपको पता है। नेक्स्ट जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। नाम से पता चल रहा है अधिक होगा, कितना से अधिक होगा 90 डिग्री से क्या होगा अधिक होगा। ठीक है, और क्या होगा 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा जिस कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इससे ज्यादा समझाने वाला इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, मेन हमारा जो है ट्रायंगल है, तो उसको आराम से धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रेट एंगल जिसे हम लोग रिजु कोण भी बोलते हैं। ठीक है, तो वह कोण जिसका माप क्या हो 180 डिग्री हो तो उसे रिजु कोण या सरल कोण भी क्या कहते हैं बोलते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको स्ट्रेट अगर सीधी लाइन है। ठीक है, तो इस पे जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो तीनों कोण देख लिए। न्यून कोण क्या होता है 90 डिग्री से कम। ठीक है, समकोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। अच्छा, और 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम तो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण हो जाएगा। और जो 180 डिग्री हो तो उसको क्या बोलेंगे स्ट्रेट एंगल यानी सरल कोण बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, पुनर्युक्त कोण। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से ये डॉट डॉट दिख रहा है वो क्या 90 डिग्री था और ये स्ट्रेट लाइन सीधे कितना आता है 180 डिग्री आता है और जस्ट इससे आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। 360 डिग्री कहाँ आता है जब ये एरो यहाँ आ जाता है यानी पूरा कंप्लीट कर लेता है एक सर्कल, तो ये 360 डिग्री बनाता। तो ये समझ गए। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो अब ये घूम के क्या किया एक सर्कल कंप्लीट कर लिया यानी टोटल 360 डिग्री का कोण बना लिया है। तो क्या बोलेंगे जिस कोण का माप 360 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं टर्म्स रिलेटेड टू एंगल। ठीक है, अभी देखिए ये कोण का प्रकार नहीं है। ठीक है ना, कोण का प्रकार जो हमने 6 प्रकार होते हैं वो हमने देख लिया है। ठीक है, ये क्या है कुछ पद हैं कोण से रिलेटेड। ठीक है, जैसे पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए टाइप में क्या था एक ही एंगल था यानी एक ही एंगल की बात हो रही थी। जैसे न्यून कोण है तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, अधिक कोण है तो 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है टर्म्स है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, तो यहाँ पे दो कोणों का योग की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल एंगल कोण की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, दो कोणों की कंपेयर कर रहे हैं यानी दोनों कोणों का योग की बात कर रहे हैं और उससे जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे टर्म्स डिसाइड करेंगे कि वो क्या होगा पूरक होगा या अनुपूरक होगा। ठीक है, तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कंप्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण क्या होता है, यदि दो कोणों की मापों का योग जो है 90 डिग्री हो तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग पूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है यानी संपूरक कोण क्या होता है, तो यदि दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री हो तो उन्हें संपूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, इजी है, 90 डिग्री हो उन दोनों का योग तो पूरक बोलेंगे और दोनों का योग 180 डिग्री हो तो संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको एसएससी CHSL 2013 में पूछा गया है। ठीक है, कह रहा है दो संपूरक कोणों का जो अनुपात है 2:3 है तो उन कोणों का मान आपको बताना है। ठीक है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल का जो रेशियो आपको दे रखा है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल यानी संपूरक कोण का अभी हमने देख लिया, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है रेशियो क्या है 2:3 है यानी 2:3 है। ठीक है, तो एक एंगल क्या है अगर आप x मान के बनाना चाहते हैं तो x मान लीजिए यानी 2x एक एंगल हो जाएगा 2x और दूसरा एंगल हो जाएगा 3x और दोनों को जब जोड़ेंगे यानी 2x + 3x तो कितना आना चाहिए संपूरक बोल रहा है तो कितना आना चाहिए दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग यानी 2 यूनिट + 3 यूनिट कितना 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना पता है क्वेश्चन से 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संपूरक बोल रहा है, अगर यहाँ पे पूरक कोण बोलता है कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलता है तो यहाँ पे कितना रखते हैं 90 डिग्री रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 यूनिट की वैल्यू हमें पता चल गया 180 डिग्री है। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी निकाल सकते हैं, अब ऐसे बता निकाल सकते हैं
पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 डिग्री में 5 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कट जाएगा आपका 36 डिग्री निकल के आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। तो हमारे पास 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 36 गुना 72, ठीक है। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 108 डिग्री, ठीक है। तो हमें यही तो पूछा था, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब ये एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है उस कोण की माप क्या होगी जिसका संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल जो है कितना है, उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, ठीक है। यानी कंप्लीमेंट एंगल का क्या है 3 गुना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए पूरक को हिंदी वाले पूरक बोले या कोटिपूरक बोले दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इंग्लिश में तो डायरेक्ट क्लियर है, सप्लीमेंट एंगल और कंप्लीमेंट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी वो इसमें से कौन सा जो कोण होगा जिसका संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कोई एक एंगल है, इसके ले लेते हैं सॉरी, तो यहाँ पे कोई एक एंगल मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। अब इसका अगर हम संपूरक कोण निकालेंगे तो संपूरक कोण क्या होगा, इस एंगल का संपूरक कोण कितना होगा, अब ऐसी बात है इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। क्यों, देखिए अभी हमने क्या बताया, जो सप्लीमेंट एंगल है यानी संपूरक कोण है वो क्या होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण आपका ये हो गया और दूसरा कोण ये हो गया। अब इन दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे, सपोज यहाँ पे जोड़ेंगे तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री ही आएगा। देखिए थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है, समझ गए। वैसे ही अगर इस थीटा का हम लोग कोटिपूरक कोण निकालते तो कितना हो जाता 90 डिग्री माइनस थीटा करते, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट द एंगल बी थीटा, ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या पता है 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, हमने जो थीटा माना है एंगल, अब इसका संपूरक कोण निकालेंगे तो इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री, इसको थीटा करना है ना, सॉरी थीटा, ठीक है। और दूसरा इसका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा पूरा कोण हो जाएगा, नहीं कोटिपूरक कोण हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो इसका संपूरक कोण है उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है, यानी इसका क्या है ये 3 गुना है, ठीक है। तो ये क्या है बड़ा है, यानी 180 डिग्री माइनस थीटा क्या है 3 गुना है, यानी बड़ा है, और ये क्या है छोटा है। तो हम दोनों को जब इक्वल करेंगे तो obviously बात है, छोटे वाले में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, तो छोटे वाले में यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 90 माइनस थीटा में, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अभी क्वेश्चन हो गया, इसको सोल्व कर लीजिए, थीटा की वैल्यू निकालिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा 270 माइनस 3 थीटा हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डिग्री डिग्री छूट गया है तो आप डिग्री यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है, डिग्री मैं दे भी देता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, नहीं भी लिखा होगा तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डिग्री तो होगा ही होगा, ठीक है, कभी कभी छूट जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको इधर भेजते हैं तो 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना 45 डिग्री, और यह हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गया। अब इस पे ज्यादा क्वेश्चन करने से कोई तुक बनता नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कोई अच्छा कॉन्सेप्ट रहता तो उस पर मैं 1 2 3 4 क्वेश्चन कर लेता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब और कुछ टर्म्स है उसको भी देख लेते हैं, जैसे आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल किसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो, ठीक है, और उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 2 एंगल है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। अब इन दोनों एंगल का जो शीर्ष है वो क्या है कॉमन है, उभयनिष्ठ है। यहाँ पे जो O पॉइंट है क्या है कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं समझा देता हूँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कॉमन एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और चीज है, जैसे ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ठीक है। इसको यहाँ साइड में लेके आते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एंगल और यहाँ से अगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और एक एंगल यहाँ से, अब देखिए एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। अब इन दोनों का क्या है वर्टेक्स क्या है सेम है, कॉमन है, ठीक है, शीर्ष क्या है एक ही है, ठीक है। तो क्या इसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, नहीं इसको नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका क्या है साथ साथ देखिए यहाँ पे क्या बोला है एक उभयनिष्ठ भुजा भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या है इसका कोई भी उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन जो है भुजा जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये क्या है कॉमन है, ये इसमें भी है इसमें भी है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग कॉमन उभयनिष्ठ भुजा बोल रहे हैं।
तो इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका एंगल AOC और एंगल COB क्या हो जाएंगे, चलो मैं इसका हिंदी भी लिख लेता हूँ, ये क्या हो जाएंगे आसन्न कोण हो जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएंगे आसन्न कोण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट छोटा सा टर्म है रैखिक युग्म कोण क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है मतलब अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है, यानी दो आसन्न कोणों का जो योग है। देखिए यहाँ पे ये आसन्न कोण है, देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया एडजेसेंट एंगल हो गया। अभी हमने देख लिया एडजेसेंट एंगल किसे बोलेंगे, जिन दो कोणों का जो शीर्ष क्या हो कॉमन हो, यदि उभयनिष्ठ शीर्ष हो, कॉमन क्या हो वर्टेक्स हो, और क्या हो साथ साथ कॉमन आर्म भी हो यानी कॉमन भुजा भी हो, तो ये क्या है आपका उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये दोनों क्या है आसन्न कोण है। ठीक है, तो दो आसन्न कोणों का क्या हो जो भुजा क्या हो विपरीत हो, विपरीत आर्म हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे रैखिक युग्म कोण बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो इसकी आर्म है ये इस डायरेक्शन में है और ये क्या है इस डायरेक्शन में है, तो क्या है लीनियर है। ठीक है, लीनियर है रैखिक है, तो रैखिक मिलके क्या बनाते हैं दोनों 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो वही चीजें बोल रहा है, ये एंगल दोनों मिलके क्या बना देंगे दोस्तों 180 डिग्री बना देंगे। तो इन दोनों कोण को हम लोग क्या बोलेंगे रैखिक युग्म कोण बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक चीजें हैं तो आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। दोस्तों एक चीज यहाँ से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग ट्रायंगल का क्वेश्चन करेंगे, ट्रायंगल सोल्व करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे ये छोटी छोटी वर्ड आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो ये ट्रायंगल के क्वेश्चन को सोल्व करने में ये छोटी छोटी जो टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें आपको पता रहेंगी तो आप ट्रायंगल को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं ये छोटी छोटी चीजें क्लियर करते चल रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट समझते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण। ठीक है, तो ये अगेन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे आपको हेल्प करेंगे जब ट्रायंगल का क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे, सर्कल का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो वहां पे ये सारी चीजें हेल्प करने वाली है। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे एक अंतर हो गया है ना, इसको संगत कर लेते हैं पहले। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा संगत कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ठीक है, अब देखिए ये दोनों लाइन AB और CD क्या है पैरेलल लाइन है। ठीक है, और एक पैरेलल लाइन को ये जो रेखा कट कर रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, यानी तिर्यक रेखा भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अच्छा एक और चीज पहले समझ लेते हैं, ये जो दोनों पैरेलल रेखा मिल रहा है, ठीक है, तो इसके बीच में जो भी एंगल है यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, फिर ये एंगल और ये एंगल, ये चारों एंगल क्या कहलाएंगे इंटीरियर एंगल कहलाते हैं यानी अंतः कोण कहलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दोनों पैरेलल रेखा के बाहर यानी ऊपर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और फिर नीचे आ जाते हैं ये वाला एंगल ये वाला एंगल, ये दोनों क्या कहलाएंगे एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझिए। अब आते हैं संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में आप देख सकते हैं ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है यहाँ पे ये और ये 1 दे देते हैं और इसका भी नाम दे देते हैं 2। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसको बोलते हैं। ठीक है, एक जैसा दोनों फिगर बन रहा है, आप यहाँ से दिमाग में रख सकते हैं। देखिए ये जैसे ये फिगर बन रहा है वैसे ही इस एंगल का भी फिगर बन रहा है, सेम टू सेम। देखिए यहाँ से ऐसे गए फिर इसमें भी क्या है ऐसे आके ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा संगत कोण हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल है दोनों। ठीक है, ये क्या इंटीरियर एंगल है और एंगल 1 क्या है एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा और भी संगत कोण होगा इसमें, पेयर होगा, संगत पेयर होगा, हाँ बनेगा। कौन कौन जैसे देख लेते हैं। अब यहाँ पे 3 दे देते हैं, यहाँ पे 4 दे देते हैं। ठीक है, अब ये भी क्या है एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये भी दोनों क्या है फिगर देखिए डायग्राम से ड्रॉ करके देखिए सेम बन रहा है, इसका भी ऐसे जा रहा है फिर इसका भी ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, और भी पेयर बन सकते हैं। अब इस लाइन के इस साइड ये चारों हो गए, 2 पेयर बन गए संगत कोण के। अच्छा इस लाइन के फिर इधर भी क्या हो जाएंगे 2 पेयर और बन जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे और फिर ये वाला एंगल और ये नीचे एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कितने हो गए टोटल 4 पेयर बन गए संगत कोण के। ठीक है, तो आई होप आपको ये संगत कोण समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कोण देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, अब इसको माइंड में रखने के लिए थोड़ा सा मैं बात बताऊं, जैसे एकांत, जैसे आपने वर्ड सुना होगा कोई आदमी एकांत में जाके बैठा हुआ है, जैसे अकेला एकांत में कोना में जाके बैठा हुआ है। ठीक है, तो एकांत यानी कोना, तो ये जो एंगल बनेगा कोना में बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए जेड शेप आप यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है,
ये जेड शेप यहाँ पे जो दिख रहा है, ये दोनों एंगल क्या है, कोना में बन रहा है, ठीक है। ये जेड शेप, जो जेड शेप दिख रहा है ना, इन दोनों जेड शेप का जो दोनों एंगल क्या है, कोना में बन रहा है, ठीक है। यानी दोनों क्या है, इंटरनल बन रहा है, ठीक है, और क्या है, कोना में बन रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण होंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने बता दिया है दिमाग में रखने के लिए, आप जैसे चाहे वैसे दिमाग में रख सकते हैं। जेड शेप याद रखिएगा, ठीक है, अल्टरनेट एंगल यानी जेड शेप, ठीक है, यानी जिगजैग वाला जो शेप बन रहा है ना, ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल 5 2 नाम दे देते हैं, नाम कुछ भी, नाम से डजंट मैटर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, और भी बन जाएगा। एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, एंगल 5 एंगल 2 के और एंगल 3 एंगल 6 के, ठीक है। तो देखिए ये दोनों एंगल क्या है, कोना में बन रहा है। ये इस साइड, यानी ये क्या है, इस दीवार के इस कोना में बैठा हुआ है, ऐसे एज्यूम कर लीजिए। और ये क्या है, एंगल 2 दीवार के इस साइड में इस कोना में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, कोना में है। ये दोनों पैरेलल लाइन के क्या है, अंदर कोना में बन रहा है दोनों एंगल। तो इसको क्या बोलेंगे, एकांतर कोण बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हो गए इंटरनल वाले, ठीक है। अब एक्सटर्नल एंगल में भी तो जेड शेप बन रहा है ना, देखिए यहाँ से ऐसे आए, फिर ऐसे आए और फिर ऐसे आए, ठीक है। तो ये भी एंगल क्या हो जाएंगे, एकांतर कौन से सेम होंगे, कौन कौन से, देखिए ऊपर वाला एक्सटीरियर एंगल ये देखिए, और ये नीचे वाले, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका नाम 1 और 7 दे देते हैं। ऐसे ही क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, 8 और 9 एकांतर एंगल से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख भी देते हैं, एंगल 1 = 7, एंगल 8 = 9, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 8 भी क्या है, जेड शेप में बन रहा है, ठीक है। ऐसे जेड शेप में था, तो ये क्या एक्सटर्नल बन रहा है ना, एक्सटीरियर एंगल है दोनों, तो ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों पेयर क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। नहीं, इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो और उसमें संगत कोण में क्या था, जो पेयर बन रहे थे, एक क्या था, इंटीरियर एंगल का था और एक क्या था, एक्सटीरियर एंगल का था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, या तो दोनों इंटीरियर एंगल होंगे या फिर दोनों एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इन शीर्षा अभिमुख कोण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो दोनों शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। जैसे ये वाला एंगल AOD एंगल COB के बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल AOC एंगल DOB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इजी था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अंतः कोणों का अर्धक एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करता है, काटती है, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको समझा दिया, ये जो दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब इसके इंटीरियर एंगल कौन सा होगा, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल होंगे। वैसे ही ये वाला एंगल क्या होगा, अंतः कोण होगा, ठीक है। और ये जो ऊपर का जो पैरेलल लाइन से ऊपर का जो एंगल होगा वो क्या होगा, बाह्य कोण होगा, यानी एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, अंतः कोणों का अर्धक, यानी इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। जैसे ये एंगल है, अब इसका बाइसेक्टर यानी इसका अर्धक, तो इसका अर्धक बना लेते हैं। इन दोनों का जो अर्धक है, जिस पॉइंट पे मिलता है, तो वहां पे उस जो क्या एंगल बनाता है, 90 डिग्री का यहाँ पे क्या बनाता है, एंगल बनाता है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बोला है, यानी 90 डिग्री पे क्या करती है, काटती है इन दोनों कोनों का क्या, अर्धक, ठीक है। अभी कैसे होता है, चलो मैं इसको समझा देता हूँ अच्छे से। जैसे ये क्या होता है, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे समझाता हूँ, ये दो मैंने पैरेलल लाइन बना दिया, ठीक है। ये दोनों क्या है, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन थे, वैसे ही ये दोनों पैरेलल लाइन मैंने बना दिया, ठीक है। अब उसको क्या कर रही है, एक रेखा यहाँ पे ट्रांसवर्सल जो तिर्यक रेखा है उसको यहाँ पे कट कर रही है, तो वो भी हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अब ये एंगल क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल होगा, हमने मान लिया इसको थीटा, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया, जो लीनियर पेयर एंगल था वो क्या 180 डिग्री बना रहा था, दोनों कोनों का योग क्या था, 180 डिग्री था, यानी ये थीटा है। तो अब ऐसी बात है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये मान लेते हैं कि कुछ भी जैसे 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, कैसे होगा, अभी हमने यहाँ पे देख लिया था संगत कोण, ठीक है। जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल और इसका क्या है, इंटीरियर एंगल, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, किससे, संगत कोण से, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये भी कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएगा।
अब जैसे ये 180 डिग्री है तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं ये थीटा है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे थीटा हो गया। ओके, अब यहाँ पे ये बोल रहा है इन दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर है जहां पे कट करेगी दोनों रेखा, वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कैसे 90 डिग्री होगा वही समझना है। ठीक है, तो देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये पूरा एंगल कितना था, थीटा था। अब इसका अर्धक यानी बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, आधा आधा इस एंगल को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ये जो रेखा है, ये रेखा क्या कर रहा है, इस कोण को आधा आधा डिवाइड कर दे रहा है। तो ये वाला सिर्फ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, क्योंकि टोटल थीटा है और इसको दो भागों में बांट रहा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, अच्छा वैसे ये कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको भी ये रेखा क्या कर रहा है, इस एंगल को डिवाइड कर रहा है दो भागों में, दो बराबर भागों में। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ दोनों एंगल क्या हो गए, ये थीटा बाई 2 हो गया, ये थीटा माइनस 2, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो कैसे 90 डिग्री हो, कैसे हमें पता चलेगा, देखिए अभी आप आगे पढ़ोगे या फिर आप पढ़ रहे होगे तो आपको इतना तो बेसिक्स पता होगा ही, तैयारी कर रहे हैं। ये त्रिभुज बन रहा है ना, ये तीनों क्या बन रहा है, रेखा मिला के एक त्रिभुज बना रही है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल, तो ये एंगल चलिए अभी हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, अल्फा मान लेते हैं, जगह कुछ भी मान लीजिए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से इन दोनों एंगल को जोड़ के माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा। ठीक है, वही काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये अल्फा मान लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ करके हम क्या कर लेते हैं, 180 डिग्री में से इन दोनों को घटा लेते हैं तो इस अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लीजिए, आपका अल्फा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 90 डिग्री। तो इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, चलिए सोल्व कर ही देता हूँ। 180 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा और बाई 2, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए ना ये दोनों थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट करने के बाद ये कितना बच जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 2 यानी 90 डिग्री आ गया अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो वही चीजें तो मैंने यहाँ पे बोला था, इन दोनों इंटीरियर एंगल का जो अर्धक है दोनों कहाँ पे मिलेंगे, 90 डिग्री पे मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, बोल रहा है अंतः कोणों का जो अर्धक है वो क्या बनाता है, आयत बनाता है। तो ये चार अंतः कोण थे, ये वाला फिर ये और फिर ये चारों अंतः कोण है। तो इन चारों अंतः कोण का जो अर्धक होगा वो क्या बनाएगा, एक आयत बनाएगा। तो ये तो हमने देख ही लिया था। अब फिर इन दोनों अंतः कोणों का भी अर्धक को मिलाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ऑब्वियस बात है क्या बनेगा, आयत बनेगा यानी रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि तिर्यक रेखा, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन जो था वो क्या हो, लंबवत हो यानी परपेंडिकुलर हो, तो अंतः कोणों का जो अर्धक होगा वो क्या बनाएगा, वर्ग बनाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक तिर्यक रेखा सीधी ले लेते हैं, यानी सीधी यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये क्या बनाएगा, इसका जो अर्धक होगा वो क्या बनाएगा, वर्ग बनाएगा। ठीक है, अगर ऐसे था नहीं तो क्या बना रहा था, आयत बना था, लेकिन अगर लंबवत रहता तो ये क्या बनाता, इसका अर्धक वर्ग बना लेता है, यानी स्क्वायर बना लेता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। एंगल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है दोस्तों सभी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आराम से हम लोग ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन। ठीक है, और ये थीटा ये क्या है, अल्फा, दोनों क्या है, अंतः कोण है। ठीक है, यानी ये लाइन, ये दोनों लाइन यहाँ पे मिला रहे हैं तो ये यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल होगा कितना होगा दोस्तों, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसको मैं चलिए समझा देता हूँ कैसे ये थीटा प्लस अल्फा हुआ है। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए इसको मैं समझाता हूँ। ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पैरेलल लाइन है दोनों, इन दोनों को मिला लेते हैं और यहाँ पे जो है एक पैरेलल लाइन बीच में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के पैरेलल एक बीच में एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अभी मैंने बताया ना ये जेड बन रहा है, जेड शेप में बन रहा है। तो जेड शेप में कौन सा बन रहा था, अल्टरनेट एंगल यानी जिगजैग वाला, नहीं टेढ़ा मेढ़ा, पहले ऐसे गए फिर टेढ़ा घूम गया फिर ऐसे घूम गया, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग। तो जेड शेप में तो कौन होता है, अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, जे क्या है, अल्फा है, तो ये भी क्या है, इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो यदि ये अल्फा है
तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा ही हो जाएगा। तो ये वाला भी हम क्या बना लेते हैं, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब इन दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। वही चीज तो यहाँ पे लिखा गया था, देखिए यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये जो एंगल थीटा अल्फा इस साइड से है तभी ये यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा होगा। अगर सेम कंडीशन इस साइड भी, मतलब इस एंगल और इस एंगल के साथ भी लगेगा, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये वाला एंगल सपोज कीजिए कि कितना है, एक्स है और ये वाला वाई है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, तो सब देख लेते हैं हम लोग, मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कोनों की माप। ठीक है, तो तीन तरीके से कोनों की माप की जाती है। ठीक है, एक होता है सस्टिक पद्धति, जिसे हम लोग इंग्लिश सिस्टम ही बोलते हैं। जैसे डिग्री में जो अभी हम लोग मेजरमेंट करते हैं एंगल को, इसको हम लोग इंग्लिश सिस्टम में क्या करते हैं, डिग्री मेजरमेंट करते हैं, डिग्री होता है। ठीक है, एक होता है गतिक पद्धति। ठीक है, तो इसमें हम लोग ग्रेड में मापते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर यूज में नहीं आता है। एक होता है लास्ट वृत्तीय माप बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सर्कुलर मेजरमेंट बोलते हैं, इसको हम लोग रेडियन में मापते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से समझ लेते हैं एक एक करके। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं इंग्लिश सिस्टम क्या होता है, सस्टिक पद्धति क्या होता है। दोस्तों हम लोग भारत में जो है इंग्लिश सिस्टम का ही यूज करते हैं। ठीक है, वही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जो है समकोण एंगल यानी 90 डिग्री को मानते हैं, यानी समकोण जो ये बन रहा है ना, समकोण बन रहा है ना, तो इसको हम लोग कितना मानेंगे, इंग्लिश सिस्टम में 90 डिग्री मानेंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण एंगल बोलेंगे। ठीक है, नहीं एक समकोण बोलेंगे। तो यहाँ पे चीज यहाँ पे लिखा गया है कि एक वन राइट एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, किसमें, इंग्लिश सिस्टम में। ठीक है, सस्टिक पद्धति में। ठीक है, फिर क्या कर लेते हैं, एक डिग्री को दोस्तों 60 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, एक डिग्री में कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे वही चीज लिखा गया है। देखिए इस पद्धति में एक समकोण को 90 डिग्री के बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जिसे डिग्री या अंश कहते हैं। प्रत्येक डिग्री को 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे मिनट कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में बनाया जाता है, जिसे सेकंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो पढ़ते हैं, आपने देखा होगा जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं, देशांतर रेखाएं, अक्षीय विस्तार जो होता है इसका हम लोग बोलते हैं ना कि 27 डिग्री 58 मिनट इतना सेकंड करके कुछ होता है। ठीक है, तो वही चीजें हम लोग इसके किसका यूज करते हैं, इंग्लिश सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ गया। नेक्स्ट सिस्टम कौन सा था, फ्रेंच सिस्टम, उसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं फ्रेंच सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें जो एक समकोण होता है उसको कितना मानते हैं, 100 ग्रेड मानते हैं। इसको 100 ग्रेड में क्या करते हैं, इसको डिवाइड किया जाता है, तब इसको हम लोग 100 ग्रेड पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है वन राइट एंगल इक्वल टू कितना, 100 ग्रेड। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है। इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे ग्रेड कहते हैं। प्रत्येक ग्रेड को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे मिनट कहते हैं। और इसी प्रकार प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेकंड कहते हैं। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग इंडिया में तो नहीं होता है। ठीक है, फ्रेंच में, फ्रांस में वगैरह में इसका क्या होता है, यूज होता है इसी पद्धति का। ठीक है, चलिए, तो इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला तो है नहीं। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अरे एक चीज यहाँ पे, ये मैंने 60 बोल दिया था ना, ये 60 नहीं होगा दोस्तों, इसको क्या है, 100 प्रत्येक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा है, जिसे सेकंड कहते हैं। यहाँ पे तो सही था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो ये जो वृत्तीय माप है, अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लेता है छोटे छोटे एग्जाम में, जैसे ग्रुप डी वगैरह का एग्जाम होता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे दे देगा कि 75 डिग्री है, बोलेगा इसको रेडियन में चेंज कीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा के डायरेक्ट इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ईजी है। इसमें क्या होता है, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है, तो 1 रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, ये 1 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, यानी चाप की लंबाई अपॉन त्रिज्या। ठीक है, अच्छा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, कैसे होता है, देखिए यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ये क्या हो गया, सेंटर हो गया, और ये क्या होता है, रेडियस होता है। ये तो आपको इतना तो पता है। ठीक है, हालांकि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा जब सर्कल पढ़ूंगा। ठीक है, ये त्रिज्या होता है, ये सेंटर होता है। ठीक है, अच्छा,
तो यहाँ पे ये बोल रहा है, ये आर से डिनोट कर लेते हैं रेडियस को। अब ये जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, आर है। ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। अच्छा, अब इतना ही डिस्टेंस से केंद्र पर बनाया गया कोण, ठीक है, तो इतना ही डिस्टेंस से केंद्र पर बनाया गया कोण, ठीक है, क्या कहलाएगा आपको, 1 रेडियन कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया था, वृत्त की त्रिज्या के बराबर वृत्त के चाप के द्वारा, ठीक है, केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन होता है, ठीक है। तो ये चाप आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आर्क बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। ये वाला जो डिस्टेंस दोनों को मिला देंगे ना दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सॉरी मैं चाप बोल एक कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। कॉर्ड का हिंदी होता है जीवा, ठीक है, जीवा होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो कर्व टाइप का जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, यानी ये क्या हो गया, आपका आर्क हो जाता है, यानी चाप हो जाता है, ठीक है। तो इससे चाप के द्वारा केंद्र पर, ये केंद्र हो गया, पर बनाया गया जो कोण होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 रेडियन होगी, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू L/R हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि ये थीटा है, तो अगर हमें थीटा निकालना है, ठीक है, तो देखिए एल क्या है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कितना हमने देखा है, आर ही रखा है। जो रेडियस है वही सेम टू सेम चाप की लंबाई रखा है, तो यहाँ पे चाप की लंबाई आर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है, रेडियस, तो रेडियस तो ऑब्वियस सी बात है वो आर ही है, तो यहाँ नीचे भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये दोनों कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, यानी 1 डिग्री आ गई, ठीक है। यानी ये थीटा डिग्री में है, ठीक है। और रेडियन में भी बात करें तो क्या होगा, 1 रेडियन ही होगा, ठीक है। तो यहीं पे ये चीज लिखा गया है, पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये समझ गया। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला कहाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे समझाता हूँ आपको, फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, 180 डिग्री अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होता है। तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 57.32 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछ लेता है 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, तो याद रखिएगा 57.32 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अच्छा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो इसको आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे जा करके आप फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ईजी है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, थीटा इक्वल टू L/R होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा होगा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये कैसे आता है ये समझिए। यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया कि 1 रेडियन किससे बोलेंगे, ये तो समझ गए ना, यानी जितना त्रिज्या होगा उतना ही लेंथ का, यानी जो आर्क है, जो चाप है, उसके द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जाएगा, तो ये जो कोण होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला पे पुट करके भी बता दिया था। तो यहाँ पे कितना आ गया था, सॉरी यहाँ पे रेडियन होगा ना, 1 रेडियन आ रहा था, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 रेडियन निकल के यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। ये समझ गए। अब देखिए, अब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री कैसे आएगा ये समझिए। तो ये जो आपको अगर अभी मैंने नहीं बताया है, सर्कल जब पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे, लेकिन इतना तो आपको बेसिक पता होगा। ये जो पूरा चाप है, ये तो इतना आर था। सपोज यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पूरा जो इसकी चाप की जो लंबाई है, ये क्या है, एक परिधि हो गया, वृत्त की परिधि हो गई। तो जो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, 2πr होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक पूरा एक डिस्टेंस ट्रेवल करे और यहाँ तक आके रुके, तो ये कितना डिग्री में कितना होता है, 360 डिग्री होता है, पूरा 360 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमें निकालना है कि रेडियन में, ठीक है, तो रेडियन की यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, L/R, ठीक है। तो ये पूरा चाप की लंबाई कितनी होगी, यहाँ पे बताता हूँ, 2πr हो जाएगी, 2πr, ठीक है। और अपॉन क्या है, रेडियस है, तो रेडियस कितना है, आर ही होगा, रेडियस तो आर ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो थीटा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे आर से आर कैंसिल निकल के आएगा, कितना आ गया, 2π आ गया, 2π आ गया, ठीक है, 2π आ गया। अब ये 2π किसके इक्वल था, 360 डिग्री के इक्वल था ना, क्योंकि अगर ये तो रेडियन में निकल के आएगा, 2π रेडियन निकल के आया, ठीक है। अच्छा, लेकिन डिग्री में देखें तो डिग्री में ये पूरा कितना घूम रहा है, 360 डिग्री। तो यहाँ पे 2π रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो वही चीज जो यहाँ पे लिखा गया है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल टू
180 डिग्री है तो 1 का निकालते हैं, इसीलिए 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इजी था। अच्छा, अब यहाँ से आगे समझ ले, यहाँ से एक और सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेडियस कितना है, जो भी हो आर हो, और यहाँ पे चाप जो ले रहे हैं, अब की बार जो है रेडियस के बराबर चाप नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना, कुछ दूसरे लंबाई का चाप ले रहे हैं। सपोज मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक चाप की लंबाई कितनी है, आर्क एक्स है। ठीक है, अब ये इसके द्वारा, इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर जो कोण बनाया जाएगा, ठीक है, तो वो रेडियन में ही वैल्यू निकलेगी। याद रखिएगा दोस्तों, रेडियन में ही वैल्यू निकलेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग सर्कुलर मेजरमेंट पढ़ रहे हैं ना, यानी रेडियन मेजर, इसकी जो थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो हमेशा रेडियन में निकलेगी। और रेडियन थीटा की फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं हम लोग, एल अपन आर लगाएंगे। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे एल की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स, और रेडियस कितना है आर, एक्स अपन आर हो जाएगा, रेडियन, एक्स अपन आर रेडियन आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू एक्स अपन आर रेडियन में आएगा। ठीक है, नॉट डिग्री में। ठीक, अब इसको आप क्या कीजिएगा, डिग्री में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूला का यूज करके, यानी ये पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री वाला फार्मूला यूज कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, आपको डिग्री में दे देगा, बोलेगा रेडियन में चेंज कीजिए। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 60 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, तो रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, पाई रेडियन होता है। यहाँ पे हमने देखा है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसीलिए 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई, ये रेडियन में ही रहेगा, और नीचे कितना आ जाएगा 180 डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसीलिए हमको कितना 60 डिग्री में चाहिए, तो 60 डिग्री चाहिए, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इतना में से 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए डिग्री में दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना 3 मरतबे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर निकल के कितना आ जाएगा, 60 डिग्री को रेडियन में जब चेंज करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन दे देगा कि पाई अपॉन 3 रेडियन है, अब इसको क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री अपॉन पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये जो आपको क्या था, रेडियन में पता होगा, और डिग्री में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, जितना रेडियन दिया होगा उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला हो गया एक। और अगर डिग्री में दिया गया है, रेडियन में चेंज करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, एक्स में, यानी जो डिग्री दिया होगा, तो वो क्या हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिखाया 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करना था। ठीक है, तो कभी कभी क्या पूछ देगा कि 60 डिग्री और उसके साथ साथ क्या दे देगा, 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट, अब इसको चेंज करना है रेडियन में। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड भी चाहे तो लगा सकता है। ठीक है, सेकंड भी लगा देगा, जैसे 15 सेकंड, इसको चेंज कीजिए जिसमें रेडियन में, तो उसके लिए फार्मूला है, आप दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे इसका यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स डिग्री और वाई मिनट को चेंज करना है रेडियन में, तो क्या करेंगे, तो पहले तो एक्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे पाई अपॉन 180 से। ठीक है, फिर करेंगे प्लस, और जितना मिनट दिया होगा फिर मिनट को भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, लेकिन उसके साथ क्या करेंगे, 60 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, और सपोज यहाँ पे सेकंड भी रहता, ठीक है, तो वो भी थोड़ा इसके पतला कर लेता हूँ, 1 मिनट। अगर यहाँ पे और रहता तो यहाँ पे सपोज जेड सेकंड भी रहते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते किससे, जेड से, और इंटू यहाँ पे ऊपर पाई रहता, और नीचे कितने रहते हैं, 180 तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, पाई अपन 180 तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। अब डिग्री को मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर मिनट को सेकंड के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके फार्मूले हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा हुआ है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है छोटे मोटे एग्जामों में। ठीक है, तो आप ये आई होप आप ये कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अब। ठीक है दोस्तों, अब ये समझ लेते हैं घड़ी की सुइयों द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, अब इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके एसएससी सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी। देखिए पहले देख लेते हैं घंटे की जो सुइया है वो कितने डिग्री की कोण बनाती है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर मिनट हैंड की बात करेंगे। ठीक है, तो आवर्स हैंड में देखिए, जो 1 घंटा में कितने डिग्री की, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है ना, कौन, घंटे की सुई, मिनट की सुई की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो घंटे की सुई ग्रीन वाला जो दिख रहा है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ये रेड वाला सुई को आप यहाँ पे मत काउंट कीजिए,
और यहाँ पे एक्सिस लाइन यहाँ पे सपोज करें तो ड्रॉ कर सकते हैं, यानी 12 पे, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये घंटे की सुई 12 से 1 पे आने पे कितना डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये पूरा कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण कितने समय में बनाएगी, 12 घंटे में, ठीक है, 12 घंटे में बनाएगी। यानी वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, 1 डायल, यानी 1 घंटे के सुई पूरा एक 1 डायल कंप्लीट करने में कितना 360 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। इट मीन्स 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है, 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण, तो 1 मिनट में कौन, घंटे की सुई, मिनट की सुई की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, 1 मिनट में कौन, घंटे की सुई कितना डिग्री के कोण बनाएगी, 1/2 डिग्री की कोण बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, घंटे की सुई की, ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मिनट की सुई की, तो अब बात कर लेते हैं मिनट की सुई की, ठीक है। तो देखिए अभी हमने घंटे की सुई में क्या देखा, जो ग्रीन वाला सुई था वो क्या था आपका, एक चक्कर पूरा 360 डिग्री का होता है सर्कल में, ठीक है। तो ये पूरा एक चक्कर ग्रीन पूरा करने में कितना 12 घंटे का समय लेता था, तो इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि 12 घंटा में घंटे की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन मिनट की जो सुई है ये 12 पे है, और पुनः ऐसे घूम घूम के जो 12 पे पुनः आ जाए तो कितने मिनट वो कवर करेगा, 60 मिनट ही कवर करेगा ना, यानी 1 घंटा कंप्लीट कवर करेगा, यानी 60 मिनट कवर करेगा मिनट की सुई, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, 60 मिनट में जो है 360 डिग्री की कोण बनाती है, कौन, मिनट की सुई, यानी 1 डायल में मिनट की सुई 360 डिग्री की कोण बनाती है, ये तो सबको पता है। तो ये 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना 6 डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई, ठीक है, कौन, मिनट की सुई। चलिए अच्छा, 1 मिनट में घंटे की सुई कितना कोण बनाएगी, तो अभी हमने देखा 1/2 डिग्री, यानी हाफ डिग्री, ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए इसी पे बेस्ट जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था उसको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है यदि एक घड़ी दोपहर में चालू की गई तो 3:45 PM को घंटे की सुई कौन सा कोण बनाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, रीजनिंग वाले मैथ से कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण नहीं बताना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रही है, घंटे की सुई की बात कर रही है, यानी एक ही सुई का यहाँ पे यूज होगा, यानी सिर्फ घंटे की सुई कितने कोण बनाएगी 3:45 PM पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो इजी है, चलिए कर लेते हैं इसको। तो इसको सोल्व करते हैं, तो घंटे की सुई बना लेते हैं। घंटे की सुई कहाँ होगी 3:45 में, तो पहले ये देख लेते हैं। अब ये सी बात है 3:45 PM में 3 और 4 के बीच में ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या दोपहर में चालू की गई है, इट मीन्स 12 बजे से स्टार्ट करना है, ठीक है, यानी 12 बजे यहाँ से यहाँ तक आने में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है ये हमें निकालना है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में थीटा एंगल बना रही है, तो ये थीटा कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं, वी नो डैट आवर एंड मेक्स हाफ एंगल इन 1 मिनट, हिंदी में भी लिख देता हूँ 1 मिनट। तो घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितना 1/2 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है, ये हमें पता था, अभी हमने देख लिया था, ठीक है, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब देखिए तो हमें बस ये काउंट कर लेना है कि जो घंटे की सुई है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना मिनट कवर कर रही है, यानी 3 घंटा 45 मिनट में टोटल कितना मिनट होगा। तो अब ऐसी बात है 3 घंटा में 6 का 18 यानी 180 मिनट प्लस 45 मिनट, दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 225 मिनट हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं 3 × 60 + 45 यानी 225 मिनट ट्रेवल किया है ये घंटे की सुई, ठीक है, अगर मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री यानी आधा डिग्री कोण बना रही है, तो 225 मिनट में कितना कोण बनाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको निकाल लेते हैं मिनट, तो कितने हो जाएगी 225 मिनट में 225/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 12.5 डिग्री क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सीजीएल 2015 में पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए अब इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा है तो ज्यादा क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये आपका बेसिक जो था दोस्तों समाप्त हो गया, इतना बताना जरूरी था दोस्तों ताकि आगे समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है दोस्तों। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस आवर मेन टॉपिक ट्रायंगल, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों त्रिभुज से ही पूछे जाते हैं ज्योमेट्री में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सर्कल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फिर क्वाड्रिलेटरल से आते हैं, ठीक है, फिर छोटे मोटे एंगल से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल किसे कहते हैं, ठीक है।
तो इसको समझते हैं। देखिए कह रहा है तीन रेखा खंडों से बनी एक बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज के तीन भुजाएं, तीन कोर एवं तीन शीर्ष होते हैं। देखिए ये क्या है, एक रेखा खंड हो गया, ये दूसरा रेखा खंड। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है मैंने बता दिया था, जिसका दोनों एंड पॉइंट हो। ठीक है, यानी इसको और इन्फिनिटी तक नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, तो ये तीनों रेखा खंड से बंद आकृति है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज बोल देंगे। ठीक है, अब त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, ये भुजा, ये तीनों भुजा हैं, और ये तीनों शीर्ष हैं, और ये तीनों कोण है। ये तो बेसिक से आपको पता भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं त्रिभुज के प्रकार पे। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड। ठीक है, तो दो साइड पे हम लोग डिवाइड करते हैं, एक तो कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार और भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। तो पहले हम लोग भुजाओं के आधार पे त्रिभुज के जो है प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, अच्छा दोस्तों एक और चीज, यहाँ पे हम लोग त्रिभुज सिर्फ प्रकार देख रहे हैं, उसका बेसिक चीजें हम लोग पहले देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं। अभी यहाँ पे मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है ये सब चीजों पे डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, ये चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अभी पहले मैं बेस आपका बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आपको सबको पता है जिसके क्या होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इक्यू क्या हो, इक्वल हो, यानी सभी भुजा क्या है, इक्वल होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं त्रिभुज एबीसी, यहाँ पे क्या है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों भुजा बराबर है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज में और क्या चीजें इक्वल होती हैं, इसके तीनों कोण भी जो होते हैं दोस्तों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक है, वही चीज यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, इसलिए मैंने इतना तैयार किया है PPT। ठीक है, आप साथ में चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जिसकी कोई दो भुजा बराबर हो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या देखा था, तीनों भुजा बराबर थी, और इसमें क्या होते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर होती है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से दो कोण बराबर होते हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हो गया ABC। ठीक है, ये भुजा बराबर होंगे, और ये भुजा, ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी ये इसकी अपोजिट कोण कौन सा है, ये है, और इस भुजा के विपरीत कोण कौन सा है, ये कोण है। यानी इन दोनों समान भुजाओं के विपरीत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा भी गया है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। और जस्ट इसके वाइस वर्सा भी आप बोल सकते हैं, जिस त्रिभुज के दोनों कोण बराबर हो उनके विपरीत भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उनके विपरीत भुजा भी बराबर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आप नोट्स अगर बना रहे होंगे तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पे समझाया है, उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। इफ AB इक्वल टू AC देन हम बोल सकते हैं एंगल B इक्वल टू C। इसका जस्ट वाइस वर्सा बोल सकते हैं, यदि एंगल B इक्वल टू एंगल C है तो बोल सकते हैं AB इक्वल टू AC। ठीक है, ये आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएगी, यही छोटी छोटी बातें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिस त्रिभुज के सभी तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो, यानी एक भी भुजा बराबर न हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण क्या होते हैं, असमान होते हैं, यानी कोई भी एंगल बराबर नहीं होते हैं विषमबाहु त्रिभुज में। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, पहले बना लेते हैं डायग्राम। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, विषमबाहु ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका तीनों भुजा क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, तो इसको कट कर लेते हैं। AB डज नॉट इक्वल टू BC और नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, तीनों भुजा में से कोई भुजा बराबर नहीं होगी, और एंगल भी दोस्तों बराबर नहीं होंगे तीनों। ठीक है, एंगल A नॉट इक्वल टू एंगल B नॉट इक्वल टू एंगल C। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो मैं लिख रहा हूँ, एंगल B बड़ा होगा एंगल C से, और एंगल A क्या होगा, छोटा होगा एंगल C से। इसका मतलब क्या होता है, देखिए वे पहले समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा असमान हो तो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा एवं छोटी भुजा के सम्मुख कोण छोटा होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी पूछा गया है, मैं कराऊंगा अभी क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट ये आपको दिमाग में रखना है कि सब यहाँ पे समझाने के लिए मैंने मान लिया है कि सबसे बड़ी भुजा AC है, सबसे बड़ी भुजा AC है, ये वाला। ठीक है, तो इसके सामने वाला जो कोण होगा, इसके जो सामने वाला जो कोण होगा एंगल B, वो क्या होगा, इन तीनों कोण में सबसे बड़ा होगा। यानी सबसे बड़ी भुजा के सामने वाले कोण सबसे बड़ा, सबसे छोटी भुजा के सामने वाले कोण सबसे छोटा। तो सबसे छोटी भुजा कौन सा है, BC, ये BC है, तो इसके सामने वाला कोण एंगल A है। दिखने में भी आपको लग ही रहा होगा कि ये दोनों कोण से एंगल A क्या है, सबसे छोटा है।
वही होगा, ठीक है। तो एक ही चीज कंसेप्ट में रखना है, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाली कोण सबसे बड़ी, सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण सबसे छोटा, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एसएससी सीपीयू 2016 में, ठीक है। क्वेश्चन था यदि त्रिभुज एबीसी में यदि एंगल सी 80 डिग्री है, यानी एंगल सी छूट गया है ना, इसको चलिए बना लेते हैं, और एंगल ए 55 डिग्री दिया गया है, तो इनमें से क्या सही है, यानी ए बी बड़ा होगा एसी से या एसी बड़ा होगा बीसी से, यानी इनमें से कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो अभी मैंने बता ही दिया, सबसे बड़ी भुजा वाले के सामने वाला कौन सबसे बड़ा होगा। तो चलिए इसको यहाँ पे एंगल सी पहले बना लेते हैं, ठीक है। चलिए एंगल ए 55 डिग्री दे रखा है, एंगल सी 80 डिग्री दे रखा है। तो अभी आपको पता है, अभी मैं आगे प्रूफ करके भी आपको बता दूंगा, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो जब ये दोनों कोण 55 है 80 है, तो इसमें 180 में से इन दोनों को जोड़ के जब माइनस कर लेंगे तो एंगल बी निकल जाएगा ना, ठीक है। इतना तो पता होगा त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जोड़ के निकाल लिया एंगल बी कितना 45 डिग्री, इसको लिख लेते हैं, एंगल बी 45 डिग्री है, ठीक है। अब आप यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 80 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा ए बी होगा। फिर उससे छोटा कौन सा होगा, उससे छोटा 55 के सामने वाला यानी बीसी हो जाएगा, तो बीसी, और सबसे छोटा एसी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर पता चल गया, कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं त्रिभुज के प्रकार कोण के अनुसार, ठीक है दोस्तों। अभी इसलिए मैंने आपको पहले एंगल बता दिया था, यानी कोण बता दिया था, न्यून कोण क्या होते हैं, अधिक कोण क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे मैंने क्लियर कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए काम पड़ेगा, कह रहा है इसके प्रकार पहला देख लेते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। तो इजी है, यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण हो तो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होता है। अब न्यून कोण क्या होता है, याद कीजिए क्या बताया था कि 90 डिग्री से छोटा हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे वही बोला है, न्यून कोण त्रिभुज किसे बोलेंगे, जिस त्रिभुज के सभी कोणों का मान, यानी एक नहीं सभी कोणों का मान, तीनों एंगल होता है, तीनों कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, तो न्यून कोण त्रिभुज में किसी भी दो कोण का योग 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, चलिए पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, और सी के सामने की भुजा, एंगल सी के सामने की भुजा सी बना लेते हैं, ठीक है। चलिए समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बोला है, न्यून कोण त्रिभुज में किसी भी दो कोणों का योगफल 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे ये समझ लीजिए, एक मिनट, अगर मान लेते हैं जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे, अगर इसको 60 मान लेते हैं, मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज है, समझने के लिए मान लेते हैं, ठीक। ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, तो यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 120, और 120 क्या होगा आपको तीसरे कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। 120 क्या होगा 60 डिग्री से बड़ा होगा, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। न्यून कोण त्रिभुज में किसी भी दो कोणों का योग 90 डिग्री से बड़ा होगा, जब 60 डिग्री से भी बड़ा है और क्या है 90 डिग्री से भी क्या है ये बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। जैसे कोई भी एंगल बना लीजिएगा तो दो कोणों का योग जो होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। बस इसमें इतना ही था समझने के लिए, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले मैं साइड पे हटा देता हूँ, एक मिनट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, न्यून कोण त्रिभुज में सी स्क्वायर लेस देन किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, जहां ए बी और सी भुजाओं की लंबाई है तथा सी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। अब ये देखिए, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया था, देखिए सी आपको दिखने में लग रहा है ना सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए कि सी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। तो इस सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है वो छोटा होगा बाकी की दो भुजा के स्क्वायर के योग का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। ये किसमें होगा दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज में होगा, ये न्यून कोण त्रिभुज में होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में होगा, ठीक है। अच्छा यही चीज अगर इक्वल हो जाता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। ये रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा होगा बाकी के दो भुजाओं के, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा होगा बाकी के दो भुजाओं के वर्गों के योग का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए वही चीज यहाँ पे देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल सेकंड नंबर, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री हो तो वह समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज एबीसी है,
बना लेते हैं और यहाँ पे सी 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब वही समझने के लिए एंगल ए के सामने की भुजा ए, एंगल बी के सामने की भुजा बी और एंगल सी के सामने की भुजा सी बना लेते हैं, ठीक है। सी कर्ण होता है, कर्ण आपको पता है, अगर बेसिक्स आपको नॉलेज होगा तो आगे, हालांकि आगे हम डिस्कस करेंगे। इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण सबसे बड़ा होता है पता है, तो सबसे बड़ा भुजा क्या होगा, सी। दिखने में भी लग रहा है सी सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। तो सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल होगा बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट जिसमें भी आएगा वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज आ जाएगा। अच्छा, जब सी स्क्वायर क्या होता था, छोटा होता था, तो वो क्या होता था, न्यूनकोण त्रिभुज होता था, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल में। चलिए उससे पहले एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर ही देता हूँ, जब कर्ण की बात बता ही दिया हूँ तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा दोस्तों, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका कर्ण होता है, ये आपका बेस हो गया और ऊपर ये क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं इसको, ठीक है। उसी पे क्या है, ये बेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यदि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण हो, अब अधिक कोण मैंने बता दिया था क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो यानी किसी भी त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यानी 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, कोई एक कोण, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको फिगर से ही पता चल रहा होगा कि ये वाला जो एंगल ए है वो 90 डिग्री से बड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। 180 डिग्री कौन सा, लीनियर जो एंगल बन रहा था ना, वो 180 डिग्री बन रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, नहीं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपको ये वाला रिजल्ट याद रखना है कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है वो बड़ा होगा बाकी के दो भुजाओं के वर्गों का योग से, ठीक है। ये रिजल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और हाँ दोस्तों, एक और चीज इसमें भूलना नहीं है, चलो मैं लिख ही देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं बोल देता हूँ, लेकिन चलो यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एक चीज ध्यान में ये रखना है कि जो सी है वो सी का जो स्क्वायर है वो सी क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी भुजा होना चाहिए, जहां सी क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी भुजा हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ये लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये मत समझिए कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये भी एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं का जो रेशियो दे रखा है 3:4:6 के अनुपात में है, तो उनमें से ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये हमें पता करना है। ये रेशियो किसका दिया है दोस्तों, साइड का, यानी भुजा का रेशियो दिया गया है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक्स मान के पहले एक बता दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट यहाँ पे चेक करते क्या, देखिए इन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो इस सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36, चेक कर लेंगे इन बाकी दोनों के स्क्वायर के योग का छोटा है, बड़ा है या बराबर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार देते हैं, ठीक है। इजी था, लेकिन चलिए पहला है तो एक्स मान के समझा देते हैं। माना कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3x 4x और 6x है, ठीक है। अब सबसे बड़ी भुजा 6x है तो उसको ए सी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे c का स्क्वायर यानी 36x² हो जाएगा, ठीक है। अब ये चेक करते हैं ये बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर के योग का क्या है, छोटा है, बड़ा है या बराबर है। तो 3x² प्लस 4x² तो कितना आ जाएगा 25, यानी 16x² प्लस 9x² यानी कितना आ जाएगा 25x²। अब इसकी बात है क्या है, छोटा है, यानी cx² क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, इट मीन्स बड़ा आ रहा है। तो अभी मैंने अभी क्या देख लिया, बड़ा होगा c² इक्वल टू a² प्लस b² के, तो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज होगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को शामिल करने का मेरा मतलब ये था कि अब ये देख के रेशियो जो दिया गया है ये पूर्णांक में दे दिया गया है, तो इससे डरना नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं है, सेम जैसे हमने बनाया है सेम उसी को वैसे ही इसको भी बनाना है। क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं का जो रेशियो है ये दे रखा है 3 रेशियो 1/4 रेशियो 3/4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज कैसा होगा। सेम कुछ नहीं करना है, आप ये पूर्णांक के फॉर्म में दिया है तो पूर्णांक हटा लीजिए ना। कैसे हटाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको 3 रेशियो पूर्णांक हटाएंगे तो कितना 5/4 हो जाएगा, है नहीं। और ये कितना होगा 4 के 12 13/4 हो जाएगा, 13/4 होगा, ठीक है। अब ये नीचे क्या है, यहाँ पे 3/1 है, इसके 5 नीचे 4 है, यहाँ पे 4 है। ये दोनों 4 को हटाएंगे, क्या ऐसे हटा लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों में तो 4 हट जाएगा, ठीक है। ये जी है ना। या फिर इसका ऐसे बोल सकते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेसिक मतलब थ्योरी तो ये हुआ, बेसिक कंसेप्ट, लेकिन ऐसे डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको डायरेक्ट दिख रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
4 3 12 और ये 5 आ जाएगा और ये 13 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या हो गया, नॉर्मल रेशियो मिल गया। अब जैसे अभी बनाया थे इसका स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा कौन होगा, 13। तो ऐसे भी ट्रिपलेट आपको दिख ही रहा है, हमको तो डायरेक्ट 12 13 5 ट्रिपलेट दिख रहा है। करके देख लीजिए, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा और 169, और 12 का स्क्वायर 144, और 5 का स्क्वायर 125। तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 169 ही आएगा, यानी दोनों इक्वल आ रहा है। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज है। इजी था क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दोस्तों एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x है तो त्रिभुज होगा। तो ये तीनों भुजा दे चुका है। अब रेशियो में न देकर डायरेक्ट एक्स के फॉर्म में आपको साइड दे रखा है। ठीक है, तो अगेन वही सबसे बड़ी भुजा कौन होगा, हम पहले वो पता कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा देखिए, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और यहाँ पे 2x है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे जुट रहा है, तो इन दोनों में सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ये तो ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है ये नहीं है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा भुजा कौन सा हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस यही आपको चेक करना था। ठीक है, अब हो गया सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर और बाकी दोनों छोटा भुजा का स्क्वायर का योग करके देख लेते हैं, दोनों इक्वल आ रहा है कि बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका भी स्क्वायर और 2x का भी स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x4 प्लस 2x, देखिए ना, a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab। तो 2a कितना है, एक्स स्क्वायर है, और b कितना है 1, तो 1 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर ही आएगा। अब प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, और ये 2x स्क्वायर का कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। अब इनको जोड़ देते हैं, इनको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 4x स्क्वायर होगा, सॉरी 4x स्क्वायर, तो इनको क्या कर लेते हैं, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये कितना आ जाएगा सोल्व करने के बाद x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, सेम टू सेम, डिटो डिटो दोनों सेम मिल गया। इट मीन्स क्या हो गया, दोनों इक्वल है। जब इक्वल होंगे तो क्या होगा, अभी हमने क्या देख लिया, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में AB इक्वल टू BC है। तो अब ये बात है, ये समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, K दे रखा है और एक भुजा AC है, वो कितना है √2 इंटू K है। तो ABC कौन सा त्रिभुज होगा, सेम वही चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, बस वो चेक करना है। देखिए यहाँ पे K है और यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करना है K में, तो अब ऐसी बात है बड़ी भुजा यही होगी। ठीक है, तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं ABC। यहाँ पे AB इक्वल टू BC दे रखा है, दोनों की वैल्यू K है और ये क्या है √2 K है। ठीक है, तो अब ऐसी बात है AC क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी। तो AC का स्क्वायर करके देखते हैं और इन दोनों का स्क्वायर का योग करके देखते हैं बराबर आ रहा है कि क्या आ रहा है। तो अब ऐसी बात है दोनों क्या आएंगे, बराबर ही आ रहे हैं हमारे पास, 2k स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। तो अब ऐसी बात है ये क्या होगा, समद्विबाहु तो है ये है, लेकिन साथ साथ में क्या है, समकोण भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी आंसर पहला हो जाएगा राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री आपका बन गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब ये हो गया, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये एंगल वाला है ना, हाँ, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 21 डिग्री और 38 डिग्री है तब त्रिभुज कैसा होगा। ये तो और इजी है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया आपको, चलिए त्रिभुज बना के समझा देते हैं। ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, 21 डिग्री है या 38 डिग्री है। तो अब इस बात है तीसरा कोण कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों का योग क्या करेंगे, घटा लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो घटा लेते हैं, तीसरा कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 21 प्लस 38, यानी ये 59 हो जाएगा। तो 59 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 to 1, यानी 121 डिग्री हो गया। यानी तो अभी मैंने क्या बताया, अधिक कोण का फॉर्मूला क्या, परिभाषा क्या था, जिस त्रिभुज का एक कोण कितना हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी अधिक कोण हो, किसी भी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो तो उसे क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। और अधिक कोण क्या होता था, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री छोटा। तो ये क्या है, 90 डिग्री से बड़ा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, आंसर आपका C हो जाएगा। नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। अब इसको मैंने इसलिए शामिल किया है कि वैल्यू देख के आपको वो नहीं करना है। ठीक है, वहां पे डायरेक्ट वैल्यू दे दिया था, यहाँ पे एक्स के फॉर्म में वैल्यू दे रहा है, कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक त्रिभुज की तीनों कोण कितना है, x प्लस 15 डिग्री और ये 6x अपॉन 5 प्लस 6 डिग्री है। ये कितना है 2x अपॉन 3 प्लस 30 डिग्री है। तो त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज होगा? तो कुछ नहीं करना है, इसको भी सेम वैसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल को जोड़ के 180 डिग्री के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको सोल्व कर लेना है, बस x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना लेंगे, 15 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितना है 5 है और यहाँ पे 3 है, एलसीएम कितना 15 आया। अब 15 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15x और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 18x। अभी सिर्फ x वाले को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्र का 18x और यहाँ पे 10 गुना 20x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे एंगल को अलग से जोड़ लिए हैं, तो एंगल कितना है 15 डिग्री प्लस 6 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसको जोड़ के उधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 15 प्लस 6 प्लस 30, ठीक है। तो ये इसको जब सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 43x और ये 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 129 इंटू 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो 4 3 12 यानी 43 तिहाई 129 होता है, ठीक है। तो ये 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 तिहाई 45, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल के आ गया 45। अब इस 45 की वैल्यू क्या करना है, इस तीनों में पुट करते चलेंगे तो हमें क्या हो जाएगा एंगल पता चल जाएगा। तो इसमें पुट करेंगे तो ये कितना होगा, इसमें भी पुट करेंगे, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे तो 15 45 60 डिग्री। जब इसमें पुट करेंगे तो ये 5 से 45 कितना 9 5 45 और 9 6 54, 54 प्लस 6 ये भी 60 डिग्री आ रहा है। और ये भी 15 3 45 15 30 30 से 60 ये भी 60 डिग्री हो रहा है। तो तीनों एंगल पता चल गया 60 डिग्री है। तो अब से पता चल जाएगी कौन सा त्रिभुज होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले त्रिभुज के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल देख लेते हैं, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल 2-3 प्रॉपर्टी ही देखेंगे जो बेसिक्स प्रॉपर्टी है, क्योंकि आगे जो हम लोग कंसेप्ट समझेंगे उसमें ये प्रॉपर्टी का यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए जो बेसिक्स प्रॉपर्टीज है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला बेसिक्स मैंने बताया था, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब इसको समझ लेते हैं, प्रूव करके देख लेते हैं कैसे 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सिर्फ ए पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं BC के पैरेलल, ठीक है। ये BC के पैरेलल, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो जब ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है दोस्तों ये भी कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जेड बन रहा है, यहाँ से ये ऐसे गया और यहाँ से ये ऐसे और ये जेड, तो एकांतर कोण दोनों क्या होंगे थीटा थीटा दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जेड बन रहा है, ठीक है। तो ये एंगल यदि कितना अल्फा मान लेते हैं तो ये वाला एंगल भी दोस्तों कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये भी जेड बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है एक स्ट्रेट सीधी जो रेखा है उस पर कितना 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये सपोज गामा मान लेते हैं, ठीक है। तो थीटा प्लस अल्फा प्लस गामा कितना हो जाएंगे 180 डिग्री होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा, ठीक। और यहाँ पे थीटा इक्वल टू एंगल सी, अल्फा इक्वल टू एंगल बी और गामा इक्वल टू एंगल ए। तो हमारे पास निकल के आ गया ए बी सी कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। वही चीज़ें था ना यहाँ पे, उसी को यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया है, ठीक है। सर यहाँ पे ये बी होगा, थीटा इक्वल टू एंगल बी था, अल्फा इक्वल टू एंगल सी, तो अल्फा इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। और गामा कितना था ए था, ठीक है। ये 180 डिग्री हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों, त्रिभुज के बाह्य कोनों दोनों विपरीत अंतः कोनों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। यानी त्रिभुज के दोनों त्रिभुज के जो ये बाह्य कोण जो है वो इसके विपरीत दोनों अंतः कोनों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज है, एंगल 1 एंगल 2 है, तो ये वाला जो एंगल होगा यानी तीसरे कोण का जो बाह्य कोण होगा, ये क्या है बाह्य कोण है, ये अंतः कोण है, तो ये क्या हो जाएगा 1+2 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अरे इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है तो उसको भी देख लेते हैं यहीं पे, इसको भी आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इस एंगल का क्या हो जाएगा बाह्य कोण हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल अंतः कोण हो गया, ये इसका बाह्य कोण हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1+3 यानी बाकी दोनों अंतः कोण के योगफल के बराबर हो जाएगा ये। ऐसे ही इसको भी
बढ़ाते हैं तो इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा 2+3 हो जाएंगे, ठीक है। इसको बढ़ा दिया तो ये बाह्य कोण कितना हो जाएगा 2+3, बाकी के दोनों अंतःकोण के योगफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योगफल है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब बात आती है त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा, यानी ये एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है। कैसे वो समझ लेते हैं। पहले तो तीनों बाह्य एंगल को जोड़ते हैं, तो बाह्य एंगल को तीनों को जोड़ेंगे यानी 1+3 ये वाला, 1+2 ये वाला एंगल और 2+3 ये वाला एंगल, तीनों को यदि जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे ए कितना 2 बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है और 2 भी 2 बार आ रहा है, तो यानी सब 2 2 बार आ रहा है, तो 2 कॉमन ले ले पहले 2। अब ये 2 कौन सा है 2 नंबर वाला 2 है। यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ABC के जगह पे 1 2 रिप्रेजेंट कर लिए हैं, तो ये 1 2 3 ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। ये वाला जो 2 है वो क्या है संख्या है, नंबर है, 2 गुना यानी 2 टाइम्स, ठीक है, इस एंगल का। तो अब 1 2 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ पे आपको याद रखना है त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए आकृति में निम्न का मान ज्ञात करना था, एंगल P एंगल Q R S फिगर भी दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन में फिगर भी था, फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। P Q R S T, ठीक है, ये दिया गया था हमें एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल T का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगेन इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल दोनों विपरीत अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। बाह्य कोण जो है त्रिभुज के दोनों अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, बस उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बनेगा। कैसे देखिए यहाँ पे अभी हमने ये वाला कंसेप्ट पढ़ लिया, दोनों अंतःकोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखिए ये वाला ट्रायंगल देखिए ये, ठीक है, और इसको मैंने बाह्य कोण इसको आप बढ़ाया है, आगे इसको बढ़ा दिया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा बाह्य कोण हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला एंगल P इसको एंगल R मान लेते हैं, ठीक है, 1 2 की जगह पे PQ PR मान लेते हैं। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये P है अगर ये R है तो ये वाला कितना हो जाएगा, इन दोनों का योगफल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है बाह्य है ना। ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला, ये कितना हो जाएगा P + R हो जाएगा, ये हो गया P + R। अब इस ट्रायंगल में आते हैं तो इसको यहाँ पे नीचे बढ़ाया है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा T + Q, अगर इसको T और Q मान लेते हैं, ये एंगल Q एंगल T, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा एंगल T + Q हो जाएगा, ठीक है। अब इस छोटा सा जो त्रिभुज बन रहा है, अब इसमें एंगल S मान लेते हैं, क्योंकि ये S शीर्ष है इसका, तो एंगल S मान लेते हैं। अभी तीनों कोणों को जोड़ लेते हैं, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो योगफल कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों एंगल को जोड़ देते हैं, एंगल P + R प्लस एंगल S ये जो है, और ये वाला एंगल T + Q, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आंसर कितना निकल के आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो आप याद रखिएगा स्टार वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। अभी इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे में भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, SSB में पूछा गया है। कह रहा है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज मैंने ड्रॉ करा है ABC। अब यहाँ पे समझने के लिए A के सामने वाली भुजा को A मान लेते हैं, B के सामने वाली भुजा को B मान लेते हैं, C के सामने वाली भुजा को C मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, ठीक है। तो किसी भी दो भुजाओं का जो योग है, ठीक है, तीसरी भुजा से क्या होती है बड़ा होता है, तो A + B क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा किससे C से, ठीक है। और सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। तो त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं का अंतर, तो A - B का अंतर ले लिया, वो क्या होगा छोटा हो जाएगा किससे तीसरी भुजा से। तो ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपको SSC सीजीएल में पूछा गया था। कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजा ABC एक पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है, ठीक है, जहाँ पे A क्या है 5 सेंटीमीटर है और B 8 सेंटीमीटर है। तो भुजा C का संभावित मान यानी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है,
वो ज्ञात करना है, तथा साथ में क्या ज्ञात करना है, तथा संभावित त्रिभुजों की संख्या भी ज्ञात करना है, यानी कितने त्रिभुज पॉसिबल हो सकते हैं कि जिस त्रिभुज का एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और दूसरा भुजा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो इसको करते हैं, वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर गिवन है, तीसरी भुजा को हम लोग सी मान लेते हैं। ठीक है, तो अगेन वही फार्मूला रहेंगे, त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योग, ये नहीं बोल रहा है कि सबसे बड़ी भुजा जो है छोटी भुजाओं के योग से छोटा होगा, ये नहीं बोल रहा है। त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का जो योग है वो बड़ी होगी किससे, तीसरी भुजा से। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों भुजाओं को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 5 + 8, और दोनों भुजाओं का घटा लेते हैं। तो जब घटाएंगे तो ये क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा और जोड़ेंगे तो ये बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ा वाला साइन यहाँ पे लगेगा और ये छोटा वाला साइन लगेगा, यानी जो सी है तीसरी भुजा है, दोनों भुजाओं के योग से क्या होगा, छोटा होगा, और दोनों भुजाओं के अंतर से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये जो तीसरी भुजा क्या होगी, संभावित मान क्या होगा, तो वो हमें पता चल गया कि उसका एक रेंज पता चल गया है कि वो 13 से लेकर के 3 के बीच में होगा, यानी 13 नहीं होगा, 13 से छोटा क्या होगा, 13 से छोटा और 3 से बड़ा, यानी 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, डॉट डॉट कहाँ तक, 4 तक वैल्यू हो सकती है। तो सी का जो संभावित मान है वो कितना हो सकता है, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम रेंज निकाल लिए फार्मूला से। ठीक है, यहाँ पे टोटल हमें क्या पूछ रहा था कि ये टोटल कितने हो गए, इसको काउंट कर लेते हैं, कितना संभावित मान निकल के आ गया, 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा था ना कि सी का संभावित मान कितना हो सकता है, तो टोटल सी का संभावित मान कितना होगा, 9। ये नहीं पूछा था कि 3 का संभावित मान कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, उसका रेंज नहीं पूछा था। रेंज पूछता तो ये आंसर हो जाता, पूछा था कि सी का संभावित मान कितना हो सकता है, मतलब तो 9 हो सकते हैं, यानी 12 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7, 6, 5, 4 भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, तथा संभावित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो त्रिभुज बनेंगे, ये दो भुजा तो फिक्स ही है। ठीक है, अब जो तीसरी भुजा होगी या तो 12 होगा, या तो 11 होगा, या तो 10 होगा, डॉट डॉट, या तो 4 होगा। ठीक है, तो टोटल कितने त्रिभुज की संख्या बन रही है, 9 त्रिभुज की संख्या बन रही है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये जो सी की वैल्यू जो है तो 12 होगा या फिर 11 होगा, ऐसे करते करते 4 हो सकता है तीसरी भुजा की लंबाई। ठीक है, तो टोटल 9 पॉसिबिलिटी बन रही है त्रिभुज की। ठीक है, तो आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा, डी, 9, 9। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सो हियर इज माय आईडी। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।